तो हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया आपको दोबारा से फन में स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले पार्ट में हम कवर अप कर चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तक। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी के बारे में कि हमारा जो ट्रांजिशन मेटल की स्टेबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है। ट्रांजिशन मेटल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। कैसे डिपेंड करती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्टार्ट करते हैं, लिखो। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ट्रांजिशन मेटल की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। मतलब कि जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी उतनी ही स्टेबिलिटी जो होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वो डिक्रीज होगी। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर बात कर लें कि कोई कंपाउंड हमने एक्वस सॉल्यूशन में रख रखा है तो उसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी पे तो डिपेंड करेगी लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगी। अब जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी पर। पहली आती है सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी का जो साइन होता है वो होता है, सबको ही पता होगा, डेल्टा सब एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड है हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में कुछ बता देते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज हुई तो हमारा जो साइज होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा। एक और चीज़ है, वो क्या है कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है क्योंकि वो डिपेंड करती है मेटल आयन के और एक्वस मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन पर। क्या कहा? ये कहा कि जो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है नेगेटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो डिपेंड करती है मेटल आयन और एक्वस मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन पर। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे कि हमने एक मेटल ले लिया जो सॉलिड स्टेट में है और हमने उसमें सब्लिमेशन एनर्जी का यूज़ करा तो जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई वो गैसियस फॉर्म में हो गई। ठीक है, स्टेप 2 में हमने देखा, हमने एक जो हमारा मेटल यहाँ पे बन रहा था ना वो गैसियस फॉर्म में बन रहा था। अब स्टेप 2 में हमने उसी मेटल को यूज़ करते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूज़ करा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या कहती है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी ने अपना वही मेथड को फॉलो करा, उसने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव ही कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप हमने ले लिया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने हमारा जो मेटल आया था यहाँ पे N+N गैसेस फॉर्म में आ गया था। अब हम इसमें यूज़ करने वाले थे हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में क्या पढ़ा था कि जो एक इसमें इंट्रैक्शन होता है मेटल आयन और एक्वस मॉलिक्यूल का, तो हमने इसमें एक्वस मॉलिक्यूल भी डाल दिया। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आया? M+N आया लेकिन आ गया एक्वस में। क्या हुआ ये कि हमने पहले ले ली हमारी फर्स्ट स्टेप में हमने एक मेटल लिया था सॉलिड स्टेट में जिसमें हमने सब्लिमेशन एनर्जी का यूज़ करा। तो वो सब्लिमेशन एनर्जी का यूज़ करने के बाद वो गैसेस फॉर्म में आ गया। फिर हमने इसी मेटल का यूज़ करते हुए यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डाली। आयनाइजेशन एंथैल्पी ने अपना ही मेथड फॉलो करा, उसने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। फिर हमने दोबारा से ये जो हमारा प्रोडक्ट आया था हमने इसका यूज़ करा। अब हमने इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी
डाली। हाइड्रोजन एंथैल्पी यूज़ करने की वजह से इसमें क्या बताया था कि जो मेटल आयन और एक्वस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो हमने इसमें एक्वस मॉलिक्यूल भी डाल दिया। तो जो हमारा ये गैसेस फॉर्म में रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आया एक्वस। ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये है कि जब हम कोई भी मतलब टोटल एंथैल्पी निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम सब्लिमेशन एंथैल्पी को प्लस करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ और माइनस कर देते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी को। जब भी हमें टोटल एंथैल्पी निकालनी हो, तो हम सब्लिमेशन एंथैल्पी को आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ प्लस करते हैं और हाइड्रेशन एंथैल्पी को माइनस कर देते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन जो इस रिएक्शन में से निकल के आया है, हमने जो हमारे जो ये रिएक्शन है, इसमें से जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया वो ये निकल के आया कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। जो प्रोसेस हम ले रहे हैं इसमें, वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ले रहे हैं, तो इसमें ई नोट सेल जो है वो नेगेटिव होगी। अगर हमारे ई नोट सेल नेगेटिव हो गई, तो जो सेल पोटेंशियल है, मतलब तो नेगेटिव जो हो गया, तो स्टेबिलिटी जो होगी आयन की वो मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई हो पाएगा जब हम कोई सेम मेटल के बीच में कंपैरिजन करेंगे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये अगर मोर नेगेटिव सेल पोटेंशियल होगा, तो जो स्टेबिलिटी होगी आयन की वो मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है, हमें तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमने एक मेटल लिया है और हमने दूसरा भी जो मेटल लिया है, दोनों सेम मेटल ले लिए, एम सेम मेटल हो गए। ठीक है, सेम मेटल ले लिए और हमने जो इनका कंपैरिजन करेंगे, दो सेम मेटल का कंपैरिजन करते टाइम हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि जो हमारा जो ये टॉपिक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे ट्रेंड्स होते हैं वो रेगुलर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल होता है वो इरेगुलर होता है। इसमें लार्ज वेरिएशन हो जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में। क्या कहा? ये कहा कि जो हमारे ट्रेंड्स होते हैं ना, वो रेगुलर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें इरेगुलर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल होता है, लार्ज वेरिएशन होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी में और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में। जो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी ना, वो हमारा जो किसी भी मेटेलिक कैटायन पर जो चार्ज होगा ना, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो हमारी मैग्नीज, निकल और जिंक की ई नोट वैल्यू होगी वो ज़्यादा नेगेटिव होगी। ज़्यादा नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। अगर हम बात करें मैग्नीज +2 की, तो इसकी आउटर ईसी बनती है 3d5, हाफ है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल ईसी हो गई। सेकंड हम बात करें जिंक +2 की, जिंक +2 की ईसी बनती है 3d10, फुल्ली फिल्ड, मतलब स्टेबल ईसी हो गई। इसी वजह से इनके पास ई नोट वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है। अच्छा, किस की नेगेटिव होती है? मैग्नीज की होती है, जिंक की होती है और निकल की होती है। इन तीनों मेटल्स की ई नोट वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो हमारा कॉपर होता है उसके पास
पॉजिटिव सेल पोटेंशियल होता है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कॉपर होता है ना उसके पास पॉजिटिव सेल पोटेंशियल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास लोअर हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। कॉपर हैज पॉजिटिव सेल पोटेंशियल कितना होता है? 0.34। एक क्वेश्चन है, ये इंटेक्स क्वेश्चन मैंने इसलिए खोला है, इसमें देखो बता रखा है कि जो कॉपर होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसकी सेल पोटेंशियल की 0.34 होती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसके पास लोअर हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। लोअर हाइड्रेशन एंथैल्पी होने की वजह से कॉपर का पॉजिटिव सेल पोटेंशियल होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे 8.3.6 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बता रखा है? इसमें क्या बता रखा है? इसमें ये बता रखा है कि जो हमारी ई नोट वैल्यू होती है M+3 M+2 की वो वेरिंग ट्रेंड्स में होती है। तो अब इस वाली पहले हमने जो पढ़ा था ना उसमें जिंक, निकल और मैग्नीज की नेगेटिव थी वैल्यू। इसमें क्या बता रखा है कि इसमें हाई वैल्यू जो होती है ई नोट की, जो हाई वैल्यू होती है वो होती है जिंक एंड मैग्नीज। जिंक और मैग्नीज की हाई ई नोट वैल्यू होती है क्योंकि स्टेबिलिटी होती है इनकी इसी में। अब लो वैल्यू किसकी होती है? लो वैल्यू हमारी होती है स्कैंडियम और आयरन की। किसकी? स्कैंडियम और आयरन की। अब देखो हाई वैल्यू वाले जो एटम है यानी कि जो जिंक और मैग्नीज है उनके बारे में स्टेबिलिटी, ईसी सब मैं आपको पहले ही बता। अब देखो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट चीज़ क्या है मेन जो अभी आपको बताना है इसमें ये है आयरन और स्कैंडियम के बारे में बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि मैंने अभी बता चुकी आपको कि मैग्नीज और जिंक के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो इसलिए स्कैंडियम और आयरन की जो वैल्यू होती है वो कम इसलिए होती है इसकी ईसी की वजह से। क्या होता है कि जो हमारा आयरन होता है हम उसे स्टेबल करने के लिए +3 ऐसा स्टेट में लेके जाते हैं तो इसकी ईसी जो बनती है वो 3d5 बन जाती है। लेकिन अगर हम स्कैंडियम की बात करें तो जो स्कैंडियम होता है ना इसमें हम +3 लेके जाते हैं अगर, तो इसकी जो ईसी होती है वो D0 हो जाती है, सिर्फ आर्गन 18 बचता है। ठीक है, तो इस वजह से जिंक और मैग्नीज के कंपैरिजन में आयरन और स्कैंडियम की ई नोट वैल्यू कम होती है। यहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें वैनेडियम के बारे में तो इसमें लाइन लिखी भी हुई है कि द कंपैरेटिवली लो वैल्यू फॉर V इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ V2+ हाफ फिल्ड T2G लेवल। यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन जो वाला चैप्टर है उसमें VBT CFT वाला जो टॉपिक था उसमें डायग्राम्स के थ्रू एक पूरा आपको स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में बताया गया था। डी ऑर्बिटल वगैरह इसको डीजनरेट करके दिखाया गया था, ब्रेक डाउन करके दिखाया गया था, EG T2G लेवल दिखाए गए थे। उसके थ्रू यहाँ पे ये बोला गया है कि V+2 जो होता है जिसकी ई नोट सेल वैल्यू -0.26 होती है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हाफ फिल्ड होती है T2G कॉन्फ़िगरेशन में। मतलब T2G में अगर हम V+3 की बात करेंगे ना T2G में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, बाकी के कुछ बचते ही नहीं है क्योंकि सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही बचते हैं, इसके लिए इसकी लो वैल्यू होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, वो आता है ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है 8.3.7 और 8.3.8 यानी कि ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज़। इन दोनों टॉपिक्स को एक पूरा लेक्चर चाहिए, मतलब पूरा डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों टॉपिक्स को मैं आपको समझाऊंगी। तो इसलिए आज के लिए इतना बहुत है। ये वाले जो ट्रेंड्स मैंने मतलब जो आपको टॉपिक करवाए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके माइंड से स्किप ना हो जाए, इसलिए आज के लिए इतना टॉपिक बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बाकी के जो टॉपिक बचे हैं इन्हें कवर अप करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पढ़ते रहो बस और मज़े करते रहो। ओके, बाय बाय। सो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।